स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इस मॉडल प्रश्न पत्र को, जो कि आपका दूसरा प्रश्न पत्र रहता है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। आपको पता ही होगा कल से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। 3, 4 और 5 अप्रैल को आपकी ये परीक्षाएं कंडक्ट की जा रही हैं सेकेंड सेमेस्टर की। तो इन परीक्षाओं के लिए आपके लिए मॉडल पेपर प्रस्तुत है और इन मॉडल पेपर से निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते स्टार्ट कर दें। आपका सेकेंड पेपर कल ही आपको देना, फर्स्ट पेपर भी कल ही देना है, ठीक है। तो दोनों पेपरों का पहला और दूसरा दोनों पेपरों को दो मॉडल पेपर हम आपको दे चुके हैं। दूसरे वाले मॉडल पेपर के लिए आपको वीडियो में नीचे जाना है और चैनल पर विजिट करके आपको प्ले लिस्ट में पहुंच जाना है। प्ले लिस्ट में सभी मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। मॉडल पेपर वाली प्ले लिस्ट को चेक कीजिए। इसके अलावा PYQ सीरीज को भी आप देख सकते हैं, सारी प्ले लिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न, इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न पत्र आपके सामने स्क्रीन पर, और इसमें पहला प्रश्न है कि किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? क्या राधा कृष्ण आयोग को, क्या मुदालियर आयोग को, क्या कोठारी आयोग को, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका कोठारी आयोग। कोठारी आयोग को ही आप राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। क्या विलियम बेंटिक ने की थी, या लॉर्ड वेलेस्ली ने, या फिर चार्ल्स ग्रांट ने, या फिर लॉर्ड इरविन ने? तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। इसके साथ हम बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जिसे बोलते हैं आप DPEP, शॉर्ट में बोल देते हैं DPEP। तो DPEP कार्यक्रम की क्या विशेषता है, ये यहाँ पर आपको बताना ही पड़ेगा। क्या शिक्षा में सबकी भागीदारी, ये इस कार्यक्रम की विशेषता है, या फिर शिक्षा में बराबरी पर बल, या फिर नया शैक्षणिक प्रयोग करना, या फिर उपयुक्त सभी? तो दोस्तों जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की ये सारी की सारी विशेषताएं क्या हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की है। तो आप इसका आंसर लगाएंगे ऑप्शन डी, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी विशेषताएं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की हैं। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर, या फिर मुदालियर आयोग की, या फिर कोठारी आयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? जो नवोदय विद्यालय स्थापित किए गए हैं उसकी स्थापना है वो किसकी कमेटी के आधार पर, क्या किसकी संस्तुति पर की गई थी? ये यहाँ पर आपको बताना ही पड़ेगा। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा नई शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर नवोदय विद्यालय की जो स्थापना है वो की गई। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? कब की थी ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है 11 दिसंबर 1992, दूसरा ऑप्शन है 15 दिसंबर 1993, ऑप्शन सी है आपका 17 दिसंबर 1994, ऑप्शन डी आपका 20 नवंबर 1989। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बाल अधिकारों की जो घोषणा है वो 20 नवंबर 1989 को की थी। ये यहाँ पर आपको याद रखना है। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। और जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा आपको तुरंत पेपर का सॉल्यूशन भी इसी चैनल पर दिया जाएगा। तो आप तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा पेपर का, जो कल आपके पेपर होने वाले हैं। और आप परीक्षा में बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कीजिए, आपको घबराना नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आने जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर आपने नोट कर लिया होगा 20 नवंबर 1989। प्रश्न संख्या 6 आपका शिक्षा बिना बोझ के, इसका संबंध किससे है? ठीक है, यहाँ पर ये संबंध लिखा हुआ है, संबंध किससे है? ठीक है, शिक्षा बिना बोझ के, ये बात कही गई थी कौन सी कमेटी में या कौन सी शिक्षा नीति में कही गई थी? आपको बताना कि यशपाल कमेटी में कही गई थी, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या फिर कोठारी आयोग, या फिर मैकाले के विवरण पत्र में। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है, इसका आंसर जाता है, स्टूडेंट्स को पता ही होगा। ये जो बात कही गई थी वो यशपाल कमेटी के द्वारा कही गई थी कि शिक्षा के बोझ को कम करने के लिए ही यशपाल कमेटी का जो गठन था वो किया गया था। तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा यशपाल कमेटी से। शिक्षा बिना बोझ के, इसका संबंध किससे है? यशपाल कमेटी से। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है प्रश्न संख्या 7। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जो स्थापना है वो किस स्तर पर की जाती है, यानी कि किस लेवल पर की जाती है? क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर की जाती है, या फिर ब्लॉक लेवल पर, या फिर मंडल लेवल पर, या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कीजिएगा। और ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर अति लघु उत्तरीय हो, फिर लघु उत्तरीय हो, ठीक है, सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये पूरा मॉडल पेपर मैं आपको बता दूंगा आपको कहाँ से कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। अभी वीडियो में एंड तक बने रहेगा, पूरा मॉडल पेपर मैं आपको बता दूंगा।
दूंगा कैसे डाउनलोड करना। इस सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आंसर की भी आपको इसी मॉडल पेपर में नीचे दी गई है, ठीक है। नीचे पूरा मॉडल पेपर है और आंसर की भी दी गई। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जो यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है, इनके जो स्थापना है दोस्तों वो ब्लॉक लेवल पर की जाती है। किस लेवल पर? ब्लॉक लेवल पर, ठीक है। ब्लॉक लेवल पर इन विद्यालयों की जो स्थापना है वो की जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 आपका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्या अनुच्छेद 27 में या फिर अनुच्छेद 29 में या फिर अनुच्छेद 21 का में या फिर अनुच्छेद 23 का में, ठीक है। ये यहाँ पर आपको बताना। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये अनुच्छेद 21 का में दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का में ये मूल अधिकार है, ठीक है। मूल अधिकार है। कैसा है? ये मूल अधिकार है। सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन देना, क्लास 1 to 8 क्लास तक फ्री एजुकेशन देना, और ये अनिवार्य भी है और जरूरी भी है, ठीक है। चलिए बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किस नाम से यहाँ पर आपका जाना जाता है, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। क्या बेसिक सिंचाई योजना के नाम से, क्या सार्जेंट योजना के नाम से, या फिर हंटर कमीशन के नाम से, या फिर हरटांग कमेटी के नाम से। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए, बेसिक सिंचाई योजना के नाम से, सार्जेंट योजना के नाम से, हंटर कमीशन के नाम से, या हरटांग कमेटी के नाम से। तो दोस्तों केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो है वो सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है, यानी कि सार्जेंट योजना को ही आप केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, और प्रश्न संख्या 10 में आपसे क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश में MDM यानी कि जो मिड डे मील योजना है, ये कब स्टार्ट की गई थी, ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना कब स्टार्ट की गई थी? क्या 11 सितंबर 2004, 15 अगस्त 1995, 30 सितंबर 2004, 1 अप्रैल 2010? तो इस सवाल का दोस्तों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15 अगस्त 1995 में उत्तर प्रदेश के अंदर MDM यानी कि मिड डे मील योजना स्टार्ट की गई। इसी के साथ बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जितने भी नए भाई बहन हैं आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का आपको उद्देश्य बता देना है। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का क्या उद्देश्य था, ये यहाँ पर बताना है। अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना, या फिर शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन करना ही बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य था, ठीक है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 12, इसमें आपसे पूछा गया है। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में कितने % जो जनसंख्या थी वो साक्षर थी, यानी कि पढ़ी लिखी थी, ये यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। क्या 40% जनसंख्या साक्षर थी, क्या 32%, क्या 14%, क्या 60%? तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में लगभग 14% जो जनसंख्या थी वो साक्षर थी। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 13, हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का जो प्रस्ताव है वो किसके द्वारा रखा गया, ये यहाँ पर आपको बताना ही होगा। तो चलिए बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न की ओर। इस सवाल में भी आपके 4 ऑप्शन है। क्या राधा कृष्ण आयोग के द्वारा यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा गया, या फिर मुदालिर आयोग के द्वारा, या फिर कोठारी आयोग के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग। कोठारी आयोग के द्वारा हंटर कमीशन के सामने जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य और निःशुल्क करने का जो प्रस्ताव था वो रखा गया था, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। बढ़ रहा है अपने अगले प्रश्न की ओर। अब आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के इस यहाँ से स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न भी है, तो कहीं जाइएगा नहीं। इस क्लास को छोड़कर शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स और भाई बहन के साथ, ताकि सभी को क्लास मिल सके। प्रश्न संख्या 14, हाथ की समस्या से क्या आशय है, ठीक है। आप क्या समझते हैं हाथ से? ऑप्शन ए है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चला जाना, या फिर बच्चे का अनुत्तीर्ण हो जाना, या फिर बच्चे का गांव छोड़कर शहर चले जाना। ये बच्चे लिखा हुआ, ठीक है। बच्चे का गांव छोड़कर शहर चले जाना। और इसके अलावा अंतिम ऑप्शन है आपका, ठीक है। अंतिम ऑप्शन क्या है? कक्षा में अनियमित उपस्थिति। क्या है? कक्षा में अनियमित उपस्थिति। तो हास किसे कहते हैं ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो जो दोस्तों बीच में ही विद्यालय छोड़कर जब बच्चे चले जाते हैं, ठीक है, पढ़ाई पूरी किए बिना ही, प्रारंभिक शिक्षा को पूरी किए बिना ही, ठीक है, किसी बच्चे ने एडमिशन लिया और प्रारंभिक शिक्षा को पूरी किए बिना ही जब वो स्कूल छोड़कर चले जाते हैं तो उसे ही हास कहते हैं, हास की समस्या
कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न, अंतिम प्रश्न है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, इसके बाद आपको पता ही है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं आपके लिए, तो जाइएगा नहीं कहीं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। जैसे ही आपका कल पेपर हो जाएगा तो आपको पेपर का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा इसी चैनल पर, तो तुरंत जुड़ जाइए। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में कब स्वीकार किया गया था, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, यानी कि जो आरटीई एक्ट है वो कब लागू हुआ था, ये यहाँ पर आपको बताना। तो 5 अप्रैल 2009 को, या फिर 1 अप्रैल 2009 को, या फिर 8 अप्रैल 2011 को, या 1 अप्रैल 2010 को। तो दोस्तों इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में 1 अप्रैल 2010 को स्वीकार किया गया। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देख लीजिए, ये यहाँ पर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरों के बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपको पूरे सारे दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो आंसर की है ये भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर यहाँ पर बढ़ लेते हैं। ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपका नहीं लेंगे, बस आपका जो क्लास है बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाएगा, क्योंकि कल आपका पेपर भी है। तो सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सबसे पहला प्रश्न हमने यहाँ पर ले लिया है। प्रश्न संख्या 16 है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिसे शॉर्ट में आप डीपीपी भी बोल देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम डीपीपी, ठीक है, किस बैंक की वित्तीय सहायता से संचालित किया गया। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम की। ठीक है, ये किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो विश्व बैंक की सहायता से, किसकी, विश्व बैंक की सहायता से डीपीपी कार्यक्रम आपका संचालित किया जाता है। इसी के साथ बढ़ाएं अपने अगले प्रश्न को, प्रश्न संख्या 17 है। ठीक है, अगला प्रश्न है पी मोस्ट। पी मोस्ट क्या है यहाँ पर आपको बताना है। तो पी मोस्ट जो है वो सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप बता देंगे कि सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, इसे हम पी मोस्ट कह देते हैं, जिसका उद्देश्य होता है प्राथमिक शिक्षा को उन्नतशील बनाना। क्या है, प्राइमरी एजुकेशन जो है उसे उन्नतशील बनाना ही पी मोस्ट का मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 18 है, बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है वो कब किसके द्वारा खोला गया, यहाँ पर आपको बता देना है। तो बनारस का जो संस्कृत कॉलेज है वो सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से खोला गया था। ठीक है, जोनाथन डंकन के प्रयासों से खोला गया था। क्या खोला गया था, बनारस का जो संस्कृत कॉलेज था। ठीक है, कब खोला गया था, सन 1791 में, डेट आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या मूल्य का अर्थ बताइए। प्रश्न संख्या आपका 19, मूल्य का अर्थ। ठीक है, तो मूल्य का क्या अर्थ है, किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण, कौन सा गुण, वह प्रॉपर्टीज, वह गुण जिसके कारण वह वस्तु महत्वपूर्ण, सम्मानीय और उपयोगी हो जाए, उसे ही हम मूल्य कह देते हैं। उस वस्तु को क्या कह देते हैं, मूल्य कह देते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 19 का राइट आंसर देख लीजिए। मूल्य का अर्थ है किसी व्यक्ति या वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण हो जाए, हमारे लिए सम्मानीय हो जाए, उपयोगी हो जाए, तो वही उसका मूल्य रहता है। इसी के साथ अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, संपूर्ण साक्षरता अभियान की किन्हीं 3 विशेषताओं को उल्लेख कर दीजिए। तो लीजिए ये कि 3 विशेषताओं को उल्लेख आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा यहाँ पर, तो चलिए देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी विशेषताएं। पहली विशेषता आपकी, इस अभियान की सफलता पूर्णतः जनता की अभिप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। ठीक है, इस अभियान की जो सफलता है वो पूरी तरह से जनता की अभिप्रेरणा और सामुदायिक सहयोग पर आधारित है। और दूसरी आप यहाँ पर विशेषता बता सकते हैं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान जो है वो लक्ष्योन्मुखी है। कैसा, लक्ष्य निर्धारित करता है, केवल नामांकन वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना, ये लक्ष्य को निर्धारित करता है, केवल ऐसा नहीं केवल नामांकन वृद्धि कर रहे हैं, बच्चों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अगले यहाँ पर आप जो विशेषता है वो लिख सकते हैं कि जो आपका इस कार्यक्रम है संपूर्ण साक्षरता अभियान। ठीक है, इस कार्यक्रम में क्या होता है, वह लक्ष्यों को शामिल नहीं करते हैं, बल्कि लक्ष्यों की पूर्ति सर्वे करा के की जाती है। कैसे की जाती है, सर्वे करा के की जाती है। अगला विशेषता आप लिख सकते हैं कि संपूर्ण साक्षरता अभियान को संचालित करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पंजीकृत कमेटियों को अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, पंजीकृत कमेटियां जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाई गई हैं यहाँ पर संपूर्ण साक्षरता अभियान के संचालित करने के लिए। ठीक है, तो 2 विशेषताएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, और इसके अलावा 1-2 विशेषता और यहाँ पर आपको मिल जाएगी जब इस पीडीएफ फाइल को आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप और भी सारी चीजें देखना चाहते हैं तो और इस पीडीएफ फाइल को, इस पेपर को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई, आप नीचे कमेंट में जाइए, लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की। ये पीडीएफ फाइल, ये पेपर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया गया, पूरा मॉडल पेपर। ठीक है, तो ये पूरा जो यहाँ पर 2 विशेषता रह गई 1-2 वो भी यहाँ पर आपको लिखकर उपलब्ध करा दिया गया, तो तुरंत जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना मूलतः किन किन कार्यों से संबंधित है, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है, राज्य, जनपद और स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के 614 वर्ष तक के 100% बच्चों के नामांकन करना और विद्यालय सुविधाओं का नियोजन और प्रबंधन करना शामिल है। ठीक है, क्या क्या करना शामिल है इसके अंतर्गत, स्थानीय स्तर पर विभिन्न इकाइयों के माध्यम से पूरे राज्य के, पूरा जो स्टेट है जिसके मान लीजिए यूपी, तो पूरी यूपी के 6 से 14 वर्ष तक के 100% यानी कि सभी बच्चों के नामांकन करना, यानी कि विद्यालय में दाखिला कराना, एडमिशन कराना और विद्यालय सुविधाओं का नियोजन और प्रबंधन करना उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना का यहाँ पर
कार्य है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य लिखना है। किसके? एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपकी फुल फॉर्म होती है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। तो इसी के साथ यहाँ पर इसके कार्य पूछे गए। ठीक है, तो फटाफट आपको कार्य लिख देना है। तो कार्य में आप क्या बताएंगे? ठीक है, चलिए कार्य यहाँ पर देख लेते हैं। तो कार्य में आप क्या बताएंगे फटाफट देख लीजिए। और इसके कार्य होंगे अनुशासन और नवाचार। ठीक है, इसके अलावा हो जाएगा आदर्श पाठ्यक्रम। और अगला है आपका राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना करना। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा, विशेष शिक्षा और विस्तार सेवा पर ध्यान देना। ये एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य यहाँ पर बताए गए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23 है, मैकाले शिक्षा के द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो जो लॉर्ड मैकाले था उसने अपने विवरण पत्र में लिखा था कि हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए, एक ऐसा गुट बनाना चाहिए व्यक्तियों का जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो। ठीक है, रक्त और वर्ण में कैसा हो? भारतीय हो, लेकिन रुचियों, नैतिक आदर्शों, बुद्धि में कैसा हो? बिल्कुल अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज अपनी तरह ही बनाना चाहते थे यहाँ के लोगों को। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि जो लॉर्ड मैकाले था वो भारत में ऐसा वर्ग यानी कि बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक हो और ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकार की मदद कर सके। ठीक है, तो लॉर्ड मैकाले कैसा वर्ग तैयार करना चाहता था? जो रक्त और वर्ण में भारतीय हो किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में वह अंग्रेज हो। ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे तभी आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। बढ़ रहे हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। प्रश्न संख्या 24, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की कोई 2 विशेषताएं लिख दीजिए। लीजिए 2 विशेषताएं उठाइए यहाँ से। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना करना। इसके अलावा यहाँ पर बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना ना दी जाए, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम यहाँ पर बताता है। क्या बताता है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए विद्यालय की व्यवस्था करना और बच्चों को किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों की पिटाई वगैरह नहीं लगा सकते हैं आप स्कूल के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का मतलब है, सार्वभौमिकरण से आशय है कि 6 से 14 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा प्रदान की जाए। फ्री और इम्पोर्टेंट। ठीक है, फ्री और निःशुल्क आवश्यक शिक्षा जो है यहाँ पर प्रदान की जाए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, प्राच्य पाश्चात्य विवाद से आप क्या समझते हैं? ये विवाद क्या है? तो प्राच्य शिक्षा समर्थक परंपरागत भारतीय भाषाओं और साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहते थे। कौन? प्राच्य शिक्षा समर्थक जो थे वो भारतीय भाषाओं, परंपरागत भारतीय भाषाओं, साहित्य को प्रोत्साहन देना चाहते थे, जबकि आंग्ल शिक्षा समर्थकों का ये कहना था कि आधुनिक पाश्चात्य अध्ययनों को भी प्रोत्साहन दिया जाए। तो इन दोनों में यही विवाद यहाँ पर बना था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 27 है, 27 है, प्रश्न संख्या 27 है, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के कौन कौन से अभिकरण हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से आयोग हैं, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो कौन कौन से? एनसीईआरटी हो गया, ये राष्ट्रीय स्तर पर है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एनसीईआरटी मैंने आपको अभी बताया था, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, अगला यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये है EICT। एनसीईटी राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, नेशनल राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा। एनसीईटी की फुल फॉर्म यहाँ पर होती है। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, एनसीईटी की फुल फॉर्म क्या होती है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम बढ़ना है अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 है आपका, स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट हुआ था? स्कूल चलो अभियान कब स्टार्ट हुआ था ये यहाँ पर आपको बताना है। तो जुलाई 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया गया। ठीक है, कौन सा अभियान चलाया गया? स्कूल चलो अभियान जुलाई 1996 में। कब? 1996 में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित करने के लिए ये जो यहाँ पर स्कूल चलो अभियान था वो स्टार्ट किया गया। प्रश्न संख्या 29 है आपका, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिसे आप यहाँ पर SCRT भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका गठन किस वर्ष हुआ था ये यहाँ पर आपको बताना होगा। तो ठीक है, इसका गठन हुआ था 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। ठीक है, SCRT का गठन कब हुआ था? 1981 में, ये यहाँ पर आपको बताना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर आपको ध्यान देना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि NCERT का गठन आपसे पूछा जाए, NCERT, तो आप बताएंगे कि 1961। ठीक है, NCERT का गठन 1961 और SCERT का पूछा जाए राज्य वाला तो हो जाएगा आपका 1981। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 30 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो ये योजना सन 2004-05 में स्टार्ट की गई थी। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो गए तिलक उत्तरीय। अब यहाँ से ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ से ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये यहाँ पर आपको ध्यान देना। कैसे? ये लघु उत्तरीय वाले प्रश्न है। ठीक है, ये कैसे प्रश्न है? ये लघु उत्तरीय वाले जो प्रश्न है ये यहाँ पर आपको
पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है। ये जो पेपर है मॉडल पेपर, ये टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया गया है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई टेलीग्राम ग्रुप की, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये जितने भी यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं 2 नंबर वाले, इन्हें आपको आसानी से पढ़ लेना है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग होते हैं, ठीक। तो अभी ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है, आप फटाफट इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से ये सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। फटाफट जाकर ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप तुरंत टेलीग्राम पर जाएंगे और वहाँ से इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर की भी यहीं पर आपको मिल जाएगी। बाकी दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।